हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, जो कि है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस दरअसल में इस तरह की इक्वेशंस होती हैं जो हमें यह बताने में कैपेबल होती है कि किसी एक सर्टेन टाइम पर अगर किसी रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं तो उस रिएक्शन में उस मोमेंट पर कितना रिएक्टेंट अभी बचा हुआ है। देखो, हमें यह चीज बहुत अच्छे से पता होती है कि एक रिएक्शन को स्टार्ट करते टाइम हम अपने कंट्रोल में जितना भी रिएक्टेंट है वो ले सकते हैं। अगर आपको किसी रिएक्शन को कराने के लिए 10 मोल रिएक्टेंट की जरूरत है, आप 10 मोल ले सकते हो। अगर 20 मोल कराने की रिक्वायरमेंट है तो आप 20 मोल ले सकते हो। पर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो रिएक्शन अपनी मर्जी से अपने स्पीड पर प्रोसेस होती रहेगी। अब उस प्रोसेस के दौरान किसी भी टाइम पर हमें यह पता है कि रिएक्टेंट लगातार कम होता जाएगा अपनी इनिशियल क्वांटिटी से, और किसी एक रैंडम टाइम पर उस रिएक्टेंट की कितनी वैल्यू है अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें तो हम रिएक्शन को कायदे से स्टडी कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज बताने में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो मेरे वो सारे स्टूडेंट्स जो पक्की बात है कल को केमिकल इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर्स बनेंगे, उन्हें कई बार इन टॉपिक्स को स्टडी करने की जरूरत होती है, खास तौर पे केमिकल इंजीनियर्स को। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे काम करती है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात और केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें रिकॉल करना है रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है अभी मैं आपको रिकॉल करके तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट आपको यह एडवाइस करूंगा कि अगर आप इसे इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं मेरे बच्चे, और आपको इसके ऊपर कमांड कम है रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन के ऊपर, तो यहां आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का केमिकल काइनेटिक्स की। उसमें इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में रेट लॉस के बारे में बात करी है, एकदम बेसिक से सारी चीजों को एक्सप्लेन करा है, स्टोइकोमेट्री के साथ उसका किस तरह से कनेक्शन है जो कई बार बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, वो सारी बातें मैंने वहां पर बताई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपका कमांड रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन पे कम है तो वहां से जरूर उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, कमांड करिए, देन आगे मूव करिए। बट अगर आपको रेट लॉज आते हैं तो हम लोग अपने डिस्कशन को आगे फटाफट कवर कर सकते हैं एक बार क्विकली रेट लॉ को रिवाइज करके, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन रेट लॉ की हेल्प से ही हम डिजाइन करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास तक यह पढ़ लिया था कि अगर हमें कोई एक जनरल रिएक्शन दे रखी है जहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट है और कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट है, और स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन पता होती है, गिवन होती है, तो हम उस रिएक्शन का रेट इस तरह से बता सकते हैं कि वो रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के, जबकि हम इन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कोई पावर्स चढ़ा देते हैं जैसे एक्स और वाई, और ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हम लोग हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा एक रेट कांस्टेंट जिसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो उसका रेट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। रेट लिखने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जो भी रिएक्टेंट हमें दिए होंगे इनके कॉन्सेंट्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पावर्स आती हैं। इन न्यूमेरिकल पावर्स को हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल पावर्स कई बार स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के ही बराबर आ जाती है और कई बार नहीं आती है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर ये पावर्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ जाती हैं तो हम बोलते हैं ऐसी रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शंस, अगर नहीं आई है तो एलिमेंट्री रिएक्शन कंसिडर नहीं करी जाएंगी। अब इन पावर्स की क्या इंपॉर्टेंस है अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ये अच्छे से अंडरस्टैंड करा है कि अगर कभी भी हमें कोई रेट एक्सप्रेशन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स के टर्म्स को ही हमें इस्तेमाल करना होता है, और इस रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर्स लिखी हुई हैं इनका अगर हम एल्जेब्रिक सम इनका अगर हम सम निकाल दें तो इसके सम से निकल कर आता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसे हम ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये ऑर्डर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1.5 आ सकता है। ये ऑर्डर निकालने के लिए हमें एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटली ही निकालने होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकालते हैं।
और यही सारी बातें मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। इसलिए मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूं कि अगर जरा सा भी आपको ऐसा लगता है कि रीड एक्सप्रेशन पर आपका कमांड वीक है, तो मेरी एडवाइस पहले यही रहेगी कि पहले उस पर कमांड करो। आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाकर पहले उस पर कमांड करना, फिर आगे कंटिन्यू करना। बट अगर आता है तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो इस तरह से रीड एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। अब यही सारी चीजें हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, यानी इन रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। अब वो रिलेशनशिप हम लोग अलग अलग जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फिर एक बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए, फिर इन जनरल हम nth ऑर्डर के लिए भी कर पाएंगे। हाँ, जो मेरी जनता बोर्ड्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और बोर्ड्स पर ज्यादा फोकस कर रही है, अभी मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि देखो अब तक आप में से कई लोगों ने डिसीजन ले लिया होगा कि हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इस तरह की बातें, ठीक है। उससे इतर मैं आपको बताऊं कि अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का पूरा इक्वेशन बहुत अच्छे से हमें ड्राइव करके दिया हुआ है। अब उसके ऊपर आप जो भी लेकर जाओगे वो दरअसल में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, वेदर वो आपका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो, nth ऑर्डर का रिएक्शन हो, और सबको सॉल्व करने का फंडामेंटल तरीका सेम रहता है। आपको बस रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ेगी इंटीग्रेशन की, यानी कैलकुलस की। क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, उसके बारे में बात करेंगे। इन सारी चीजों के पीछे कोर जो आइडिया है वो याद रखना। कई बार मेरी जनता कोर आइडिया मिस कर जाती है, और आपको एक बात बताऊं, कई बार जब हम कॉन्सेप्ट्स के कोर आइडियाज मिस कर जाते हैं कि ये क्यों शुरुआत हुई है, इसकी कैसे शुरुआत हुई है, तो हम उस टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर इतना अच्छा कमांड नहीं कर पाते, एंड देन उससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमसे गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आप उसके कोर आइडिया के पीछे जितना भी दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग लगाइए, अपना ध्यान जितना रख सकते हो वहां पर उस पर्टिकुलर आइडिया को समझने के लिए उतना ज्यादा ध्यान रखिए। तो यहां पर पर्टिकुलर कोर कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं जो टाइम का रिलेशन हमें दे सके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब ये करने में हम अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो हमने माना ये हमारी कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको पता है ये रिएक्शन आप किसी कंटेनर में कराओगे। लेट्स से ये वो कंटेनर है जिसमें आपको रिएक्शन करानी है, और इस कंटेनर में आपने एक रिएक्टेंट डाल दिया, उससे प्रोडक्ट बनने लगा, और ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। तो जब हम टाइम जीरो पर रिएक्शन को स्टडी कर रहे होंगे, यानी इस कंटेनर में रिएक्शन कराना हम शुरू कर रहे होंगे, तो आप याद करो टाइम जीरो पर आपने तो इस कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट डाला होगा, अभी कोई प्रोडक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अभी रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई है। तो टाइम जीरो पर हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, और हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू है R0। अब आप ये बात तो बहुत ही क्लोजली अंडरस्टैंड करके बोल सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाएगा। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि रैंडम टाइम t पर हमारे रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन RF है। हम ये निकालना चाहते हैं कि इस RF का टाइम t के साथ क्या रिलेशन है। और कई बार बच्चे t इक्वल टू टी है और बड़ा कंफ्यूज जाते हैं, t इक्वल टू टी का मतलब क्या है। यहां पर हम टाइम को t ले रहे हैं और यहां पर टाइम को अभी हमने जीरो लिया हुआ है। अब हमें R0 और RF और t के बीच में रिलेशन बनाना है। अब ये रिलेशन कैसे बनेगा, तो जाहिर सी बात है हमने जो चीजें अभी तक पढ़ी है उसी की हेल्प से बनाएंगे। देखो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का ना मैं एक बहुत ही सिंपल सा फंडा बताता हूं। अच्छा, फंडा सिंपल है लेकिन इसका यूज बहुत जाइगेंटिक है, इनॉर्मस है। एक बात प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमेशा आप अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे सिलेबस में जब भी आती है, हमारे एग्जाम में जब भी आती है, ये मान के चलना कि वो प्रॉब्लम्स आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होती है। आपको अपना पूरा दिमाग अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करने में लगाना है। और मैंने अक्सर देखा है कि वो बच्चे जो अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। पर अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप स्ट्रगल करते रहते हो। तो पहले तो अपने दिमाग में ये आइडिया क्लियर कट बैठा लो, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन योर एग्जाम्स वो सॉल्व होंगी आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ही। हेयर एंड देयर आपको कनेक्शन बैठाने होंगे और यहीं पर आपको अपनी बुद्धि लगानी होती है। पर इन सबकी शुरुआत होगी उन कॉन्सेप्ट्स पर अंडरस्टैंडिंग करने से। इसीलिए कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो जाता है। फिलहाल अपने आइडिया को अब आगे बढ़ाते हैं। हमें यहां पर टाइम और रिएक्टेंट के अमाउंट के बीच में रिलेशनशिप बैठाना है, और ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं रेट के एक्सप्रेशन की हेल्प से।
कैसे करेंगे वो जादू देखना आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा ना पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से सारी चीजें करेंगे। हमने अपना जो रिक्वायरमेंट डिजायर हम कर रहे हैं वो हमने सोच लिया दिमाग में। रिएक्टेंट का हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और टाइम का टर्म चाहिए। कैसे मिलेगा? तो देखो, अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों, रेट लॉ की हेल्प से, तो रेट लॉ ये बोलेगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा के टाइम्स जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर जीरो। ये हमारा रेट लॉ से आएगा एक्सप्रेशन, क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। अब अगर रिएक्शन का ऑर्डर ही जीरो है और रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो रेट एक्सप्रेशन में के टाइम्स उस रिएक्टेंट के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर जीरो है वो आ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर जीरो है। आपको याद है ना, ऑर्डर पावर के फॉर्म में आता है यहां पर। अब यहां दो रिएक्टेंट है तो हमने दो बार मल्टीप्लाई करा था, अब एक ही रिएक्टेंट होगा तो आप एक ही लिखोगे, तो यहां पर आपने एक ही लिखा। अब मेरे बच्चे, यहां पर रिएक्टेंट का तो टर्म आ गया, अब आर की पावर जीरो है तो वो वन हो जाएगा ऑब्वियसली, पर हमें अभी टाइम का टर्म चाहिए। अब टाइम का टर्म कैसे लें? टाइम का टर्म लाने में हमारी हेल्प करेगा रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका, जो हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस से सीखा है। क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हमने सीखा था, वो रिएक्टेंट के अमाउंट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है टाइम के साथ, या ये बताता है कि टाइम के साथ जो हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट है या प्रोडक्ट का अमाउंट है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यही रेट एक्सप्रेशन अगर मैं लिखता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे बच्चे, इसे मैं मान ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह से अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ जाएगा माइनस dr/dt, और इसे रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए आर का जो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आर का स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, उसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, और 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो यही आने वाली है। अब एक बात बताता हूं, अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना प्रॉपर्ली नहीं आता है, और वो मैंने सबसे पहले लेक्चर में कवर करा है। फिर से बता रहा हूं वही वाली बात, आई बटन पे लिंक है, बट अगर आ गया है तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखने का तरीका है, ये रेट लॉ से रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। इन दोनों ही तरीकों से रेट ऑफ रिएक्शन ही निकल कर आता है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर ही होंगे। यही बात हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे, और ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरी प्यारी जनता, जो हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस, और मैंने ये क्या लिख दिया, dr/dt, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dr/dt ये बराबर के आएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं dt और माइनस को हम लोग राइट साइड में भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के dt। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बना सकते हैं। और क्योंकि यहां पर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करने वाले इस इक्वेशन को बनाने के लिए, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, या इस इक्वेशन का नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बस अब हम इसे उठाकर इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट्स के साथ। बिना लिमिट लगाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बस ये है कि कांस्टेंट आ जाएगा, फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। और मुझे एक्चुअल में लिमिट लगा के सॉल्व करना पसंद है, तो मैं लिमिट लगा के ही सॉल्व करूंगा। तो इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद लिमिट्स, ठीक है। तो प्रॉपर लिमिट्स के साथ अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रिएक्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि k कांस्टेंट है तो माइनस के हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। लिमिट कैसे लगाएंगे? देखो, पहली बात आपको एक बात याद रखनी है, लिमिट हमेशा लगती है इस डेरिवेटिव टर्म के ऊपर। डेरिवेटिव टर्म में जो वेरिएबल है उसी में लिमिट भी होनी चाहिए। तो अगर टाइम यहां पर हमारा डेरिवेटिव एलिमेंट है तो लिमिट भी टाइम के ऊपर लगाएंगे। टाइम जब जीरो है तो यहां पर डेरिवेटिव एलिमेंट रिएक्टेंट है, तो हमारे रिएक्टेंट की वैल्यू क्या थी? R0। जब टाइम जीरो है तो हमारे रिएक्टेंट की वैल्यू R0 है, और जब रैंडम टाइम t है तो हमारे रिएक्टेंट की वैल्यू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R है जो हम निकालना चाहते हैं। अब हम विद इन द लिमिट इसे इंटीग्रेट करेंगे। dr का अब सारे बच्चों को याद होगा, मुझे उम्मीद है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx दरअसल में x होता है, और अगर यहां पर आप लिमिट लगा रहे हो x1 से x2 तो यहां पर लिमिट हमें लगानी पड़ेगी x1 से x2। वही चीज यहां पर लगाएंगे हम लोग, dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो dr का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे r ही आएगा, जिसमें लिमिट चलेगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन RF,
माइनस के, जैसे dx का इंटीग्रेशन x है वैसे dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t होगा मेरे प्यारे बच्चे, और लिमिट आएगी 0 से t। अब लिमिट अप्लाई कर दो, जैसे ही आप मेरे बच्चे लिमिट अप्लाई करोगे तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी RF माइनस R0। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस के, अपर लिमिट हमने t डाली, लोअर लिमिट 0 है तो t माइनस 0। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हम RF को t के टर्म में निकालना चाहते हैं। तो अब देखो टी टाइम पर क्या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उसको सॉल्व करने वाली की क्वेश्चन आ गई, या उसको रिलेट करने वाली की क्वेश्चन आ गई, और हम यही बनाना चाह रहे थे मेरे बच्चे। तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि जो RF है वो इज इक्वल टू आ रहा है माइनस R0 को उधर में भेज देता और माइनस के और t को मल्टीप्लाई कर देंगे। t में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो सिर्फ t बचेगा, तो माइनस के को बस आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा माइनस KT, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस R0। याद यहां पर रखने वाली बातें हैं कि R0 क्या है, K क्या है, T क्या है और RF क्या है। अब अक्सर बच्चे इक्वेशन तो याद रखते हैं, उसके टर्म्स याद नहीं रखते, इसलिए आप कोरिलेट नहीं कर पाते न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम पर कि क्या चीज कहां पर सही से पुट करनी है। तो R0 आप रखोगे, ये है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हमने सबसे शुरुआत में लिया है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं जो भी आपको लेना हो मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही अगर हम लोग RF के बारे में बात करें तो ये हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। फाइनल का मतलब क्या, जब रिएक्शन खत्म हो गई क्या। कई बच्चे ये सोचते हैं कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि जब रिएक्शन खत्म हो गई, नहीं नहीं, फाइनल का मतलब है जिस टाइम पर आप स्टडी करना चाह रहे हो रिएक्शन को, रिएक्शन शुरू होने के 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, या शायद मतलब 20 सेकंड के बाद, जब भी आप स्टडी करना चाह रहे हो तब की बात है ये। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट है आफ्टर टाइम टी। फिर ऐसे ही मेरे बच्चे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो के बारे में अगर बात करेंगे तो के हो जाएगा रेट कांस्टेंट, या इसी को स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं, और टी हमारा वो रैंडम टाइम है जिस टाइम पर हम रिएक्टेंट को या रिएक्शन के रिएक्टेंट के अमाउंट को स्टडी करना चाह रहे हैं। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। अब एक बात बताता हूं, जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखकर आ जाती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आपको एक बात याद रखनी है, वो इक्वेशन अगर ग्राफ में कन्वर्ट हो सकती है तो ग्राफ में कन्वर्ट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और यूजली क्योंकि हम लोग ग्राफ 2 एक्सिस में पढ़ते हैं, वाई और एक्स में, तो मोस्टली हमारे पास वेरिएबल भी 2 होंगे, एक ऐसा वेरिएबल जो एक्स की तरह बिहेव करेगा और एक ऐसा वेरिएबल जो वाई की तरह बिहेव करेगा। ये वेरिएबल एग्जैक्टली एक्स और वाई होंगे क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये बिहेव एक्स और वाई की तरह करेंगे। मतलब 2 वेरिएबल होंगे, एक इंडिपेंडेंट होगा जो अपनी मर्जी से चेंज होगा, और दूसरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहां पे टाइम अपनी मर्जी से बदलेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, बट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और टी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब इन्हीं को हमें आपस में रिलेट करके एक ग्राफ बनाने की कोशिश करनी है। तो ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब ये ग्राफ कैसे बना है इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और ग्राफ क्या है इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरी जनता, पहली बात तो आपको बता दूं, ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। वाई एक्सिस पे अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, इसका मतलब है वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, तो यहां पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होगा, 0.1 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर, 0.3 मोल पर लीटर, ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का डेटा होगा। एक्स एक्सिस पर हमें टाइम दिया है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी हो। अब मेरी प्यारी जनता, हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है ये ग्राफ कैसे बना, और ये स्ट्रेट लाइन क्यों दिख रहा है, और इस तरह से नीचे उतरते हुए क्यों दिख रहा है। कोई भी ग्राफ आपके सामने आए तो आपको ऐसे सारी चीजें अपने दिमाग में मतलब एग्जीक्यूट करनी है। ऐसा ही क्यों दिख रहा है, ये ग्राफ कुछ और तरीके से क्यों नहीं दिख सकता, स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है, ये ग्राफ उतरता हुआ क्यों दिख रहा है, डिक्रीजिंग क्यों दिख रहा है, ये सारी चीजें इसकी इक्वेशन को भी समझानी पड़ेंगी। तो इस इक्वेशन से समझने में हेल्प लेते हैं हम लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों, ये पता है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है देख लेते हैं भाई। आर एफ इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस R0। ये अब इस इक्वेशन में मैंने कहा 2 वेरिएबल हम लोग ढूंढ लेते हैं।
तो अगर मैं टाइम वेरिएबल को x मान रहा हूं और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को y, तो ये माइनस के m की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, और m हमने कांस्टेंट ले लिया, r नॉट को भी कांस्टेंट c ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म रेप्लिकेट कर रही है, और अगर ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म रेप्लिकेट कर रही है तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन की तरह ही बनेगी। और m की वैल्यू देखो माइनस के है, यानी स्लोप नेगेटिव है, और आपको याद होगा नेगेटिव स्लोप x एक्सिस के साथ हमेशा एक्चुअल में ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, यानी 90 से बड़ा बनाता है। यहां तक 90, ये 90 से बड़ा आ गया। और अगर आपको नहीं बात पता थी और अब पता है कि अगर स्लोप कभी भी नेगेटिव है तो ये हमेशा 90 से बड़ा एंगल बनाएगा, और 90 से बड़ा एंगल बनाने वाला जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसे डिक्रीज करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये ग्राफ हमेशा डिक्रीज कर रहा है मैथ की हेल्प से, लॉजिक की हेल्प से। भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो ग्राफ को कायदे से नीचे ही उतरना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर, कलर चेंज कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके आगे वाले टाइम पर तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगा ना। तो ये लगातार रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस में कमी आती चली जाएगी मेरे बच्चे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो ये ग्राफ हमें दरअसल में ये बता रहा है कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ नेगेटिव स्लोप वाला होगा, और इस ग्राफ के कुछ अलग अलग पॉइंट से हम लोग कुछ चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ग्राफ का स्लोप का नेगेटिव वैल्यू हमें रेट कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन देगा, और y एक्सिस पर जो भी इंटरसेप्ट है उसे c से रिप्रेजेंट करते हैं, और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और ये हमें मिलेगा y एक्सिस के इंटरसेप्ट से। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट का टर्म होगा या y एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, ये लाइन y एक्सिस को जहां पर कट करेगी उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ रही होगी। 2 मोल पर लीटर, 20 मोल पर लीटर, 200 मोल पर लीटर, डजंट मैटर, यही वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी। और जैसे जैसे ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और टाइम को कट करेगा, तो जैसे ये ग्राफ टाइम की एक्सिस को कट करेगा उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का 0 हो जाएगा। और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होने का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन खत्म हो चुकी है। तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, क्या हर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो सकती है? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन हो सकता है 100% कंप्लीट हो जाए। तो ये ग्राफ क्या आपको समझने में हेल्प करता है, ये भी हमें हर इसका डिटेल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्राफ्स होते हैं ये बहुत सही एंटिसिपेशन हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे पर्टिकुलर इक्वेशंस का, और इससे आसानी से डेटा एंटिसिपेट भी हो जाता है। और डेटा एंटिसिपेशन करना डेटा को सॉल्व करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इस चीज पर भी एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपका कमांड होना चाहिए मेरे बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड चीज होती है। ठीक है, चलो मेरी जनता, अब आगे बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक और अगला टर्म हमें जो समझना है, इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ जिस तरह से हमने अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी है 0 ऑर्डर के लिए, ऐसे ही ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए भी पढ़ेंगे, हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जैसा टर्म हमारे सामने आएगा बार बार। 0 ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होगी। इन सारी चीजों में हाफ लाइफ क्या है उसकी डेफिनेशन बेसिक रहती है, कॉमन रहती है। तो इसको अंडरस्टैंड करके हम हर एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में इस आइडिया को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत यूजफुल होता है ये आइडिया हमारे लिए। हाफ लाइफ हमें क्या बताती है, लेट मी टेल यू। जैसे उसके नाम से ही एंटिसिपेट हम कर सकते हैं, कुछ तो आधी लाइफ के बारे में बात है, बस यहां पर यह पता चल जाए आधी लाइफ किसकी हमें डिस्कस करनी है। तो एक्चुअल में हाफ लाइफ वो टाइम होता है जो किसी भी रिएक्टेंट को जस्ट हाफ होने में लगता है अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से या प्रेशर से। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास रिएक्टेंट है 100 मोल, इसे 50 मोल होने में 2 घंटे लगे, तो ये 2 घंटा जो टाइम है, 2 आवर जो टाइम है, ये इसका हाफ लाइफ हो जाएगा। मान लो 50 मोल आपके पास अब आ गया है, 50 से 25 होने में इसे टाइम लगा 1 आवर, तो अब 50 से 25 होने में जो 1 आवर टाइम लगा है, यानी इसकी अमाउंट को आधा होने में जो टाइम लगा है, वो इसका हाफ लाइफ हो जाएगा। और जैसे एग्जांपल में आप समझ रहे हो, तो हाफ लाइफ भाई चेंज भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अपने एग्जांपल में अमाउंट जब 100 से 50 हुआ तो हाफ लाइफ 2 घंटा था, पर 50 से 25 होने में क्या लगा, कम टाइम लगा, 1 घंटा ही लगा। ठीक है, कई बार ये कांस्टेंट भी रह सकता है।
तो हाफ लाइफ मोटा मोटी तौर पे हमें वो टाइम बताता है जो कि दरअसल में रिएक्टेंट के जस्ट आधा होने में लगा है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होती है, विच इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ। अब यहां पर मैं आपको खासतौर पे उन बच्चों को जिनका फोकस कई बार गड़बड़ हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करते टाइम, उनके लिए मैं बात करना चाह रहा हूं। अगर मेरे बच्चे रिप्रेजेंटेशन हाफ लाइफ का करना है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होता है, टी हाफ और टी 50%। अब मैं ये बात क्यों इतना एम्फसाइज करके बताने वाला हूं कि भाई रिप्रेजेंटेशन होता है हाफ लाइफ का टी हाफ या टी 50%, क्योंकि कई बार हमारी क्वेश्चंस में हमारा हाफ लाइफ इस तरह से दिया जाएगा और मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, एक बहुत कॉमन गलती करते हुए, वो इस हाफ को या 50% को भी कैलकुलेशन में यूज करने लग जाते हैं। जैसे मान लो यहां पर अगर टी हाफ ऐसे लिखकर आया है 20 मिनट, तो वो इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करके 40 मिनट आंसर निकाल देते हैं और उन्हें लगता है कि टी हाफ 40 मिनट है। नहीं मेरे भाई, यही है टी हाफ। ये जो 1/2 है ये रिप्रेजेंटेशन में यूज हुआ है, ये सिर्फ इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। तो मेरे बच्चे एक बात समझना, ये सिर्फ लिखने के लिए रिप्रेजेंट हुआ है, मैथ के कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा ये। और मैंने कई बार ये बात जब बच्चों को बताता हूं फिर भी ये गलती करते हुए देखा है। तो इस क्यों? क्योंकि अभी जब मैं बात बोल रहा हूं तो आप किसी और दुनिया में हैं, तो वापस आ जाओ इसी दुनिया में और फिर से एक बात सुन लो। टी हाफ के रिप्रेजेंटेशन में ये जो हाफ या 50% हम यूज करते हैं, इसे कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, ये रिप्रेजेंटेशन है इस टाइम को बताने का कि आप हाफ लाइफ निकाल रहे हो। और ऐसे ही अगर आपको टाइम मान लो 75% निकालना है, यानी जितने में रिएक्टेंट 75% कंप्लीट हो गया है, 75% कंप्लीट हो गया है, तो यहां पे आप 75% भी लिख सकते हो। 75% का मतलब है रिएक्टेंट 3/4 खत्म हो चुका है, तो आप यहां पर 1/2 की बजाय 3/4 भी लिख सकते हो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आएंगे, ये नंबर्स रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, सोल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। इन्हें आप सॉल्विंग में इस्तेमाल नहीं करोगे, सॉल्विंग में जो भी करना है वो बाकी चीजों का करना है, ठीक है। चलो ये बात आप, आई होप आप याद रखोगे। अब अपने को बच्चा हाफ लाइफ निकालनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बात बोली थी, हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं से आगे वाली चीजें डेवलप होंगी, ठीक है। तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये बात जानते हैं मेरे बच्चे कि आर एफ विल बी इक्वल टू -kT प्लस R0। यानी हमें ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ में रिलेशन बैठालना है वो इसी से हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। एंड हाउ इज दैट? देखो हमें पता है जब रिएक्शन में टाइम जीरो है तो जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो R0 के बराबर है, या रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो R0 के बराबर है, ठीक है। अब जैसे ही टाइम मेरे बच्चे हाफ लाइफ के बराबर होगा तो जो हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो दरअसल में हो जाएगा इनिशियल का हाफ ना। हाफ लाइफ में जो सब्सटेंस होता है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ कंज्यूम हो जाता है और हाफ बचता भी है। जबकि 75% अगर टाइम हमने 75% रिएक्टेंट को कंज्यूम करा दिया तो रिएक्टेंट 75% यानी 3/4 कंज्यूम हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 1/4। हाफ ऐसा है कि कंज्यूम भी हाफ होगा, बचेगा भी हाफ। तो हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा वो R0/हाफ बचेगा या R0/2 बचेगा। ये दोनों बातें अपनी इस इक्वेशन में हम पुट कर देते। तो RF की जगह मेरे बच्चे हम लोग रख देंगे R0/2 इज इक्वल टू -kT प्लस R0। अब एक काम कर रहे हैं, हमें T और R0 में रिलेशन बनते हुए दिख रहा है, तो हम लोग R0 के सारे टर्म एक साथ कर दे रहे हैं और KT का टर्म अलग कर दे रहे हैं। तो अगर मैंने ऐसा करा तो KT लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड में R0 हमारे पास पॉजिटिव लिखा है उसको पॉजिटिव लिखा रहने देंगे, और ये R0/2 राइट साइड में भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये R0/2 नेगेटिव हो गया, अपॉन में 1 आ गया। मेरे बच्चे 2 कॉमन हमने लिया, 2 एलसीएम लिया सॉरी, तो 2R0 माइनस R0 आया। ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो के यहां मल्टीप्लाई में है, मैं राइट साइड में भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं ये काम एक साथ कर दे रहा हूं, T इज इक्वल टू 2R0 में से R0 माइनस करा तो R0 बचेगा, K को डिवाइड में भेजा तो 2K आ जाएगा। तो ये मेरे बच्चे T हाफ है, ये T हाफ है और ये भी हमारा T हाफ आएगा। ये T हाफ का रिप्रेजेंटेशन है। ये वाली बात याद रखनी है आपको मेरे बच्चे, यहां पे T हाफ आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, BMI फॉर्मूला है।
इसे अच्छे से ध्यान रखना मेरे बच्चे। आई होप ये आइडिया मेरे बच्चे आपको कनेक्ट हो रहा है, पकड़ में आ रहा है कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है, मैं इस चीज को पहले सही लिख दूं, वो उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम आधा करेंगे तो हाफ लाइफ आधी हो जाएगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग अगर क्या नाम है 3/4 कर देंगे तो हाफ लाइफ भी उसी अकॉर्डिंग 3/4 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे कम, वैसे वैसे हाफ लाइफ भी चेंज होगा। कुल मिला के यहाँ पे हाफ लाइफ R0 के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, अच्छा कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उन्हें आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इनमें से कोई भी रिएक्शन आपसे पूछी जाए कि ये किस ऑर्डर की है तो आप बताना जीरो ऑर्डर है। ये रिएक्शन H2 से Cl2 का बनना सल्फाइड के प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। N2O का डिकम्पोज होना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। NH3 से नाइट्रोजन हाइड्रोजन में डिकम्पोज होना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर है। HI का डिकम्पोज होना H2 और I2 में जीरो ऑर्डर है। ये 4-5 पर्टिकुलर रिएक्शन हमारे सिलेबस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जाती हैं, या कई बार आपसे पूछा जाएगा कि आप एटलीस्ट 2 एग्जांपल लिख दो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, तो इन 4 में से कोई भी 2 आप याद रख सकते हो। हाँ भाई, अब ये मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि कई बार हमारे जो एग्जाम्स होते हैं कुछ ना कुछ मेमोरी टेस्ट भी करते हैं, रिमेंबरिंग स्किल भी टेस्ट करते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा, फिलहाल एक जरूरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो मैंने बात बताने की कोशिश करी है वो 100% आप तक पहुंची नहीं है, तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के अमाउंट पे डिपेंड करता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट अगर चेंज हो जाएगा तो उसकी हाफ लाइफ भी बदल जाएगी। अब यहां पर बच्चे कई बार इसे सही से एंटिसिपेट नहीं कर पाते, तो 2 मिनट देकर मैं एंटिसिपेशन आपको करवाना चाहूंगा। मान लो आपने एक कंटेनर में मेरे प्यारे बच्चों 100 मोल रिएक्टेंट लिया, तो आपके पास 100 मोल रिएक्टेंट है और मैंने बाद में देखा कि इसे 50 मोल होने में 2 घंटे का टाइम लगा है। तो यानी ये 2 घंटा अभी हमारे लिए हाफ लाइफ की तरह काम करेगा, क्योंकि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाता है। एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? तो अब हम मान ले रहे हैं इस R से P का बनना जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, यानी इसका मतलब है ये हाफ लाइफ हमने जीरो ऑर्डर के लिए ली है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर मैं इस 50 मोल से 25 मोल पर जाना चाहूं तो हमारा हाफ लाइफ क्या होगा? कई बार बच्चे अब ये दिमाग लगाते हैं, अच्छा यहां 100 से 50 कम हुआ था तो 50 मोल कम हुआ था, तो 50 मोल को कम होने में 2 घंटा लगेगा, पर 50 से अगर 25 होना है तो सिर्फ 25 मोल लगेगा, 25 मोल कंज्यूम होगा, तो 25 मोल को कंज्यूम होने में पहले से आधा टाइम लगेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर हम अमाउंट कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 100 से 50 यानी 50 मोल कंज्यूम करा रहे हैं, और यहां पर सिर्फ 50 से 25 जाने वाला है, सिर्फ 25 मोल कंज्यूम होने वाला है। तो बच्चे आप बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हो कि अगर यहां पे 50 मोल कंज्यूम हो रहा है, यहां पे 25, तो टाइम भी कम लगेगा और सीधे आधा लगेगा, 1 आवर। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, और यही बात यहां पर बताने की कोशिश भी करी जा रही है। R0 अगर कम हो जाएगा तो उसके आगे जो हाफ लाइफ होगी वो भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी। पहले हमारे पास रिएक्टेंट 100 मोल था तो हाफ लाइफ 2 घंटे था, हमने रिएक्टेंट को आधा करा तो हाफ लाइफ भी आधी हो गई, मतलब जितना टाइम पहले लग रहा था इनिशियल अमाउंट को आधा होने में, अब उसका जस्ट हाफ लग रहा है, 2 आवर से 1 आवर लग रहा है। अब मान लो अगर मैंने 25 मोल से आपसे पूछा, 25 मोल से आधा जाना है यानी 12.5 मोल पर जाना है मेरे को, अब बताओ कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी इसी रिएक्शन की? तो आप बिल्कुल सही गेस कर रहे होगे कि अब 50 से जब 25 जा रहे थे तो 25 मोल रिएक्शन हो रहा था, अब की बार सिर्फ 12.5 मोल हमें रिएक्टेंट कंज्यूम करना है, तो अब टाइम इसका भी आधा लगेगा, तो यानी हाफ एन आवर लगेगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, यही यहां पर कहने का मतलब है। पर मैं आपको आगाह कर दूं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। खासतौर पर जैसे हम लोग अगली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला मेरे बच्चे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये सारे एंटिसिपेशन समझ में आ गए। अब कितना अच्छे से समझ में आया है ये बात हम टेस्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, ताकि हमें पता चल जाए हाँ भाई अपनी बुद्धि पूरी खुली है। ठीक है, कम नहीं लगाई हमने। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हमारे सामने दे रखा है, हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K दे रखा है 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों को में से कई सारे लोगों को याद होगा किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड यानी रेट की यूनिट के जैसी आती है। तो हमने ये वैल्यू लिख ली, ये आ रहा है 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आगे कह रहा है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज 0.5,
यानी जब हमने 25 सेकंड का टाइम इन्वेस्ट कर दिया है रिएक्शन पर, तो उसका रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल रहा है 0.5 मोल पर लीटर। मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। अब तक तो ये बात आप सही से जानते होंगे। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी मेरे जनता हमें फाइंड करना है आर नॉट। अब हम यही सोचेंगे ये चारों चीजें क्या आपस में रिलेट करने का कोई फॉर्मूला है, कोई इक्वेशन है? अगर है तो हम सीधे उसको यूज कर लेंगे। तो आप सबको अब तक ये पता है मेरे बच्चे कि बिल्कुल है, हमें ये पता है कि आर एफ इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट होता है। सारी वैल्यू रख दो आप, आर एफ को रख दो 0.5, के को रख दो आप 2 इंटू 10⁻⁻², टाइम आपके पास 25 है, आर नॉट मेरे बच्चे हमें निकालना है। अब अगर मैं कैलकुलेशन की तरफ अपने आप को प्रोसीड करूं तो ये हो गया 0.5, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 के बारे में अगर बात करें तो 50 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 10⁻⁻² का मतलब अपॉन में 100 हो जाएगा। 50 से 100 कैंसिल आउट करा तो अपॉन में 2, न्यूमरेटर में 1 आ गया। और समझदार बच्चे ये जानते हैं कि 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 0.5 लेफ्ट में, ये आ गया 0.5 राइट में। जल्दबाजी में काट मत देना, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आर नॉट मेरे प्यारे बच्चों 1 मोल पर लीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। और आर नॉट अगर 1 मोल है और हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, इसका मतलब ये जस्ट आधा हो रहा है। तो एक तरह से ये जो टाइम है 25 सेकेंड, ये हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ भी है। अब ये सारे एक्स्ट्रा डेटा भी एंटिसिपेट करने अगर लगे तो इसका मतलब है हम जिस ट्रैक पर पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रही है। हम सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चल रहे हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टाइम फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। रिएक्शन कंप्लीट हम करा रहे हैं। अब देखो यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि कई बार जब हम कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फॉर्मूले उस कॉन्सेप्ट के हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं, बट फिर भी अगर हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे होते तो उसके पीछे कई बार एक प्राइमरी रीजन होता है। इस रीजन को जरा ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, फॉर्मूले आपको आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहे। इसके पीछे रीजन कई बार ये होता है कि जब न्यूमेरिकल हमें दिया जाता है तो हमारा फोकस उसमें लिखे मैथमेटिकल डेटा पर होता है, पर जो थ्योरेटिकल डेटा है वो कई बार हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है और हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है ड्यू टू आवर पुअर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। और जब वो ध्यान हमारा नहीं जाता है तो हमें लगता है कि यार कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ डेटा इनकम्प्लीट है। और डेटा अगर हमारे ब्रेन को लगेगा इनकम्प्लीट तो हमारा ब्रेन सारी चीजों को जानने के बाद भी सही से प्रोसेस नहीं कर पाएगा और हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कई बार प्रॉब्लम को ना आराम से रीड और अंडरस्टैंड करने की हैबिट डालो। आप एक बार वो डल गई तो आप रियलाइज करोगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा ज्यादा। अब ये बात यहां पर क्यों मैंने इतना एम्फसाइज करके बताई है, क्योंकि रिएक्शन में यहां पर थ्योरी में एक बात लिखी है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। रिएक्शन के कंप्लीट होने का मतलब ना मैं जो निकाल रहा हूं वो ये कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो जो भी फाइनल अमाउंट है रिएक्टेंट का वो जीरो ही हो जाएगा। तभी तो रिएक्शन को हम कंप्लीट मानेंगे। ये लेक्चर की ड्यूरेशन में भी मैंने आपको बताया है। और ए हमसे कह रहा है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो एक बात कर लेते हैं, आर नॉट को हम लोग ए मोल पर लीटर ले लेते हैं। यूनिट नहीं दी है पर हमें पता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करते हैं, तो यूनिट अपनी तरफ से हमने मोल पर लीटर ले ली, या चाहो तो आप सिर्फ यूनिट लिख के भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये बोल दिया है रिएक्शन जीरो ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रही है, जितनी भी हमें फॉर्मूले लगाने हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लगाने हैं, और के इसका रेट कांस्टेंट है और हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें के गिवन है, के हमारा रेट कांस्टेंट है, अच्छी बात है। हमें फाइंड क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड टाइम। ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा, यानी ये चारों चीजें जिस फॉर्मूले में आ रही है उस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर दें तो वो फॉर्मूला हमारे लिए पता है हमें। जीरो ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आर एफ इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। मेरी जनता, आर एफ हमें जीरो दिया हुआ है, माइनस के टी, आर नॉट हमें ए दिया हुआ है, ए को हमने माइनस के टी को इधर भेज दिया तो के टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा ए अपॉन के।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उसका इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय उसका रेट कांस्टेंट, यही हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आगे एक बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर हमसे बोल रहे हैं मेरे बच्चे आराम से अंडरस्टैंड करेंगे और आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठो ताकि आप मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलो, क्योंकि आप जब चाहो वीडियो पॉज कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और ये बात टेस्ट करने के लिए कि आपको कोई चीज कितने अच्छे से आई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, वो करते हुए चलना। हमसे आगे कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ स्पेसिफिक रिएक्शन, ए से प्रोडक्ट बन रहा है इज 1 आवर। तो अपने को जो जो आइडिया गिवन है पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमें ये गिवन है कि इस रिएक्शन का हाफ लाइफ 1 घंटे दिया हुआ है। इफ रिएक्टेंट ए हैज अ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 मोल पर लीटर, यानी इसका इनिशियल अमाउंट ए नॉट, वैसे हम लोग इसे आर नॉट लिखते हैं ना, ये 2 मोल पर लीटर दिया। रिएक्टेंट हर बार आर नॉट भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब की बार उन्होंने ए दे दिया तो आप ए को आर से मतलब ए से रिप्लेस कर दो, ए को रिप्लेस कर दो आप आर से। आगे कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू डिक्रीज फ्रॉम 0.5 टू 0.25, यानी यहां से यहां तक पहुंचाना है। अब देखो यहां से यहां तक कई बार बच्चे देखेंगे कि यार ये तो हाफ आधा हो रहा है, और आधा होने में हाफ लाइफ हमें देखिए 1 आवर, और बिना कुछ सोचे समझे आप अपना आंसर डाल दोगे 1 आवर। मतलब अगर ये क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव में आया तो पहला ऑप्शन ही 1 आवर लिखा होगा, और जिस बच्चे ने बुद्धि लगाई अच्छा ये तो आधा हो रहा है, इसको आधा होने में हाफ लाइफ 1 आवर होती है, 1 आवर ऑप्शन में भी है, और टिक मार के चला आया, तो वो हो गया गलत। क्योंकि मेरे भाई आप नोटिस करो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है अमाउंट पे। और नोटिस करो ये जो हाफ लाइफ 1 आवर है ये कब है, इफ का मतलब कंडीशन आ गई ना, ये तब है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है। पर अब तो हमारे पास 0.5 से अगर 0.25 जाना है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 लोगे आप। ठीक है, तो समझना हमें ये बोल रहा है मेरे बच्चे, यहां पर पहले आपको मैं स्ट्रेटजी बता देता हूं, स्ट्रेटजी में आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल बिना सॉल्व करे, मतलब बिना कोई फॉर्मूला लगाए। बस याद रखना जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारे लिए हाफ लाइफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर मान लो हमारे पास 2 मोल पर लीटर एक रिएक्टेंट है, तो इसे 1 मोल पर लीटर होने में जो टाइम लग रहा है क्वेश्चन में गिवन है ये 1 घंटा है, यानी इस मोमेंट का हाफ लाइफ 1 घंटा। तो अगली बार जब ये 1 से कितना होगा आधा, यानी 0.5 मोल पर लीटर। तो अब देखो यहां पर ए कंज्यूम कितना हुआ था, 2 से 1 मोल पर लीटर, 2 मोल आपके पास था, 1 मोल बचा है, 2 मोल आपके पास था, 1 मोल अगर बचा है तो कंज्यूम कितना हुआ होगा, 1 मोल कंज्यूम हुआ होगा। तो ए को 1 मोल कंज्यूम होने 1 घंटा लग रहा है। यहां पर जरा नोटिस करो, यहां से अगर हम यहां पहुंचे तो ए कंज्यूम कितना हुआ होगा। अब आपके पास 1 मोल ए था, 0.5 बचा है, 0.5 अगर बचा है तो कंज्यूम कितना हुआ होगा, तो ए कंज्यूम हुआ होगा 0.5 मोल। और अगर 1 मोल को कंज्यूम होने में 1 घंटा लग रहा है तो 0.5 यानी आधे को कंज्यूम होने में हाफ आवर लगेगा। लेकिन हमें तो 0.5 से कहां पे जाना है, 0.25। तो 0.25 पे अगर जाना है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप देखो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर 0.5 मोल ए को कंज्यूम होने में आधा घंटा लगा, तो 0.5 से 0.25 में कंज्यूम कितना होगा, 0.25 मोल कंज्यूम होगा ए। तो टाइम भी कितना लगेगा, इसका भी आधा, 0.5 को खत्म होने में 1/2 आवर लग रहा है, तो 0.25 को खत्म होने इसका भी आधा लगेगा, यानी आप एक तरह से मान सकते हो 15 मिनट। आधे घंटे का हाफ क्या हो जाएगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट में हमारा जो रिएक्टेंट है वो 0.5 से 0.25 हो जाएगा। ये तो लॉजिकल अप्रोच है, पर हमें तो मैथमेटिकल अप्रोच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है सब्जेक्टिव भी आ सकता है। अब अगर सब्जेक्टिव आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे बच्चे अपने को यहां फाइंड क्या करना है, टाइम, ठीक है, टाइम टू कन्वर्ट या टाइम टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम 0.5 टू 0.25। तो हमें देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता है, के अगर और मिल जाए तो टाइम निकाला, और के निकालने के लिए यहां से इंफॉर्मेशन दे रखी है।
तो हम इसी स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करेंगे। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं इन्हें सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, या इस तरह के क्वेश्चन हमसे कई बार पूछे जाते हैं कि हम प्रॉब्लम में गिवन एक डेटा का इस्तेमाल करके एक वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को आगे इस्तेमाल करेंगे। यहां पर वो वैल्यू है के। क्वेश्चन के शुरुआती डेटा से हम के निकालेंगे और उस के का आगे वाले डेटा में यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखना ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और के का रेशियो होता है, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k होता है। तो टी हाफ क्या है हमारा 1R है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर दे रखा है, वो रख दिया हमने, अपॉन 2k, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, तो k की वैल्यू आ गई 1 और k की यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। k ये आ गया मेरे बच्चे। नाउ अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, हमें, मैं पेन अब ये ले रहा हूं, हमें a नॉट अब की बार गिवन है 0.5, हमें लेकर जाना है उसे 0.25 पर मेरे प्यारे बच्चों, और इसका टाइम हमें फाइंड करना है, जबकि के, अब के तो एक रिएक्शन के लिए क्या रहता है कांस्टेंट, जब तक उसका टेम्परेचर या बाकी चीजें हम चेंज ना करें, तो के अभी भी 1 मोल पर लीटर पर सेकंड रहेगा। तो ये चारों चीजें किस फॉर्मूले में आती हैं, तो ये चारों चीजें मेरे प्यारे बच्चे जिस फॉर्मूले में आएंगी वो फॉर्मूला हो जाएगा AF इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, यहां रख दो 0.25, यहां -1 इंटू टी निकालना, यहां पे रख दो मेरे बच्चे 0.50। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो टाइम हमारे पास हो गया, यहां पर देख ले सब कुछ सही है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट अपने को 2 दे रखा है, हम लोगों ने 2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल, टाइम 1 आवर। ठीक है, तो यहां पर सारी वैल्यू पुट करी, 0.25 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0.50 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.25, तो बचा क्या 0.25 आर। 0.25 आर का मतलब है पूरे घंटे का 1/4, और पूरे घंटे का 1/4 एक्चुअल में कितना होगा, 0.25 आर है ना, डेसिमल आपने हटाया, अपॉन में 100 आ गया, ये कैंसिल आउट करा तो 1/4 आर आ रहा है, यानी पूरे घंटे का 1/4 आर, तो यानी 15 मिनट होता है ना, पूरे घंटे का 1/4 कितना होता है 15 मिनट, और यही हमारा आंसर आ रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली हमारे लॉन्ग आंसर में आती है कि एक डेटा को उठाकर आप दूसरे डेटा में यूटिलाइज करते हो। ये एक बार ऐसा करना आ गया आपको तो न्यूमेरिकल सॉल्व होना, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है। यहां पर मेरे बच्चे हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, काइनेमेटिक्स को पूरे तरीके से एकदम अंडरस्टैंड कर लिया, सारी चीजें बता दी हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मुझ तक अगर आप रीच आउट करना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करने के लिए, तो सोशल मीडियाज लिंक हमारे सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब दे रखा है आपको। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करो, कमेंट सेक्शन में बता दो या सोशल मीडिया के थ्रू मुझे डीएम कर दो। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, समझ में आई है चीजें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इस तरह के नए वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे और आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जम के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो भी डाउट्स आते रहे वो जरूर डिस्कस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।